तो आज का हमारा टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले वाले में हमने बात करी थी आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और मैंगनीज। अब इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कोल, पेट्रोलियम वगैरह की। ठीक है, सो जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है वो सोर्सेज जिनको हम बहुत पहले से हमेशा से मतलब यूज़ करते आए हैं। तो वो हैं क्या, वो हम समझते हैं। देखिए, जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड दूसरे आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ओके, सही है। तो अब आप ये देखो कि जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो कि हमेशा से आप यूज़ करते आए थे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, हाइडल पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, और आपका ये जो जितने भी हैं ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। दूसरे होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर पावर है। अब सोलर पावर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। यूजिंग विंड, इट्स ऑल्सो अ वेरी आज के टाइम पे ये काफ़ी बड़े स्केल पर इन सब चीज़ों में काम हो रहा है कि इनको मेन हम सोर्स बनाएं एनर्जी का। बायोगैस हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, यानी अर्थ के अंदर की जो हीट है उसको यूज़ करना फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। एनर्जी एक एसेंशियल इनपुट है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। एनर्जी आउटपुट कमर्शियल सोर्सेज से हमें मिलती है, जैसे कि आपके कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और पर कैपिटा कंजम्पशन यानी पर हेड कंजम्पशन, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें जितना टोटल कंजम्पशन हो रहा है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे जितनी हमारी पॉपुलेशन है तो हमें पता चल जाएगा कि एक बंदा कितना एनर्जी खर्च कर रहा है, कमर्शियल एनर्जी यानी कि कोल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी का कितना पार्ट खर्च कर रहा है। तो उसको कभी कभार हम इस पर कैपिटा कंजम्पशन को हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए किसी कंट्री का, है ना, कि किसी कंट्री में कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी कितना है। और अब बात करते हैं अगला टॉपिक कि आपके एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखो, सुबह सूरज निकलता है, सूरज आपको एनर्जी देता है, धूप देता है, ठीक है। और सोलर एनर्जी जो है, आपके सोलर पावर प्लांट्स हैं, उसमें आपको सूरज की एनर्जी लगती है, सोलर एनर्जी लगती है। अब बायोमास है, लाइफ देखो, अब जैसे छोटी मोटी लकड़ी वगैरह गिर जाती हैं तो लोग उनको इकट्ठा करके चूल्हे में रखते हैं और उसको जलाते हैं। पेड़ की डंडियाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो बायोमास है वो यूज़ हो रहा है एनर्जी के लिए। इसके अलावा तेल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब ऑयल्स ही है ना। फिर आपका कोयला, फिर आपकी नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी हो गए, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। जो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, अगर एक बार इनको इस्तेमाल कर लिया गया तो उसके बाद इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम और आपकी नेचुरल गैस। समझ में आई बात? मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल सी है कि वो सोर्सेज जिनको अगर एक बार यूज़ कर लिया गया तो दोबारा बनने में इनको टाइम लगेगा या दोबारा नहीं बन सकते, ऐसे सोर्सेज को हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको दे रखा है एक पाई चार्ट। तो इस पाई चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितने हैं, 39%। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, 6%। तो आपका 17वीं सेंचुरी में कोल एनर्जी जो है वो हार्ट पे थी बिल्कुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, यानी पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो जो फ्यूल हो रहा था उसके अंदर जो मेन एनर्जी यूज़ हो रही थी वो कोयले की एनर्जी थी। और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बना हुआ था उस टाइम पे घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए बराबरी से।
अच्छा, क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल था, लो कॉस्ट थी, तो कोई भी बंदा जो है उसको उसके अल्टरनेटिव के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हम क्यों सोचें उसको रिप्लेस करने के बारे में। अच्छा, 21st सेंचुरी में जो ह्यूमन रेस है उसने देखा कि धीरे धीरे अब हमको सामना करना पड़ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है मिनरल रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, और तीसरा है कि हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों है, इन तीनों पॉइंट्स में ज़रा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारा रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो हमारा अर्थ है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में, और ये मिनरल रिसोर्स से निकलने वाले एग्जॉस्ट से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो कार्बन एमिशन है वो जितना ज़्यादा होता है उससे सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा अर्थ में ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा मिनरल रिसोर्स है उसका हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम मिनरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से रोकें और अपने कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करें। अच्छा, कोल आज भी एक प्रीडोमिनेंट एनर्जी सोर्स है पूरी दुनिया का, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कोल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं कितने तरीके का कोल मौजूद है। कोल एक कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, एक इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वही हमारा कोयला है, ठीक है। जल सकता है, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल। कोल मेन सोर्स है पावर जनरेशन का। इंडिया में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुई या अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज़ हुई, वो कोल की मतलब अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड करती हैं। पावर बनाने के लिए वो कोल पर ही डिपेंड करती हैं। अच्छा, कार्बन कितना मौजूद है उसके बेसिस पर कोल जो है वो 4 टाइप्स का हो सकता है। पहला है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है बिट्यूमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है आपका पीट। तो बात करते हैं एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट की जब हम बात करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, इसके अंदर 80% कार्बन मौजूद होता है। ये बहुत हार्ड होता है, काले रंग का होता है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, मतलब बिल्कुल रॉक से सिमिलर होता है, और जम्मू कश्मीर में मिलता है थोड़ी सी क्वांटिटी में इंडिया के अंदर। फिर दूसरा है बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैरायटी है कोल की। इसके अंदर 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जब हम पर्टिकुलर क्वांटिटी जलाएंगे कोयले की तो हमको कितनी हीट मिलेगी। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर कंटेंट कम है, ठीक है। और मेनली इसको हीट करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए और कोक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमें बिट्यूमिनस मिलता है, ठीक है। लिग्नाइट की बात करें जो कि हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ कोल है, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है और नेचर में थोड़ा फ्रीली अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है और लेस कंबस्टिबल मटेरियल होता है, यानी ये जलता उतने अच्छे से नहीं है जितना आपका बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट चलेगा। अच्छा, ये पालना में है राजस्थान के, और नईवेली तमिलनाडु और लखीमपुर आसाम और कारेवा जम्मू कश्मीर में आपको ये वाला कोल पाया जाता है। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की जो कि है पीट। तो जब भी लकड़ी से कोयला बन रहा होता है तो पहली जो स्टेज है ट्रांजिशन की उसमें पीट बनता है। पीट के अंदर 50 to 60% कार्बन होता है और ये ज़्यादा स्मोक इमिट करता है, बहुत सारी राख छोड़ता है जलने के बाद। इंडिया के अंदर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में नियरली 90% पूरे जो जितना भी कोल रिजर्व है उसका
उसका 90% पाया जाता है। कोल का यूज़ क्या है, यूज़ समझ लेते हैं। तो कोल को पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कोल को। इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। कोल की जो डिमांड है रेलवे के लिए वो अब कम हो गई है, क्योंकि पहले स्टीम इंजन चलता था, उसमें कोयला जलता था, कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव हो रही है, तो उस वजह से जो कोयला है उसकी डिमांड रेलवे इंडस्ट्री में थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, कोल की जो माइनिंग है वो काफ़ी हज़ार्डस होती है, यानी कोल की उसमें से कोयला निकालना, कोयले की जो एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ी सी लाइफ के लिए डेंजरस होती है, थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, क्योंकि इसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं। जो खदान है जिसको हम खान बोलते हैं, उसके अंदर जो है पॉइजनस गैसेस होती है, जहरीली गैसेस होती हैं, जो कि बंदे की हेल्थ को, जो कि माइनिंग कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इंडिया का जो कोल है उसको ज़्यादातर गोंडवाना सीरीज से जोड़ करके देखा जाता है, गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक्स। अब गोंडवाना क्या है उसकी बात कर लेंगे। पेनिनसुला इंडिया में ज़्यादातर ये प्राइमरीली मिलता है। गोंडवाना लैंड जो है, ये थ्योरी है कि पहले जो पूरा अर्थ है वो एक प्लेट था। ठीक है, एक प्लेट था, और वो प्लेट जो है वो धीरे धीरे टूट करके अलग हुआ, तो इसको गोंडवाना लैंड पीस बोलते थे। और जब वो पूरा टूट के बिखरा, तो उस टाइम के जो रॉक्स हैं उससे कोल के फॉर्मेशन को रिलेट किया जाता है, इंडियन कोल को। 2% इंडियन कोल टर्शरी टाइप का कोल है, और वो आसाम और जम्मू और कश्मीर में मिलता है। कोल कहाँ कहाँ मिलता है, गोंडवाना कोल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो मैप को अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे झारखंड है, तो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं कोल के, 33.53% इंडिया के अंदर। और जो मेन कोल फील्ड्स हैं वो है झरिया, बोकारा, गिरिधि और आपका करणपुरा। छत्तीसगढ़ के अंदर जो मेन कोल फील्ड है वो है आपका कोरबा, तातापानी, रामपुर। उड़ीसा के अंदर जो मेन कोल फील्ड है वो तालचेर है और संबलपुर है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, शोलापुर मेन कोल फील्ड्स हैं, और दूसरे हैं पैंच वैली और शाहडोल। वेस्ट बंगाल में 18% इंडिया का कोल रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है, और रानीगंज जो है वो मेन कोल फील्ड है। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र में वर्धा वैली और महापरी, कामते, उन्नीर और चंद्रापुर। कोल आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। टर्शरी कोल फील्ड्स की बात करें तो ये काफ़ी न्यू है, और मोस्टली इसमें लिग्नाइट और पीट ही हमको मिलता है। टर्शरी कोल फील्ड में कार्बन कंटेंट कम होता है, पुअर क्वालिटी का होता है। इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो हमें मिलते हैं रियासी कश्मीर, लखीमपुर असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, बोरजान और तीनसांग नागालैंड, और बालफक और दारंगरी मेघालय। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान में पल्लू में मिलता है, नईवेली, जयमकोंडा और मन्नारगुडी, और वीरानम तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे हमको लिग्नाइट और पीट के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं टर्शरी कोल फील्ड। अच्छा, कोल एनर्जी का एडवांटेज क्या है, कोल एनर्जी को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? तो प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है कोल सप्लाई, अगर हम देखें जो हमारी प्राइमरी एनर्जी नीड्स हैं लोगों की, पूरी दुनिया के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो प्राइमरी ज़रूरत है उसको 40% इलेक्ट्रिसिटी 30% कोल सप्लाई से मतलब पूरी होती है। ठीक है, जनरेटिंग ऑफ, ठीक है, तो 30% प्राइमरी एनर्जी नीड्स पूरी दुनिया में, जिसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपका कोल यूज़ होता है। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 40% भाग कोल से प्रोड्यूस हो रहा है। सीधी बात हुई ये। अफोर्डेबल और स्टेबल प्राइसेस, यानी कि दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज के मुकाबले कोल आज भी सबसे चीपेस्ट मिनरल है, सबसे सस्ता मिनरल है। और दूसरे मिनरल्स की मतलब अगर दूसरे मिनरल्स की तरह हम देखें तो इसका जो प्राइस है ओपन मार्केट में वो मतलब स्टेबल रहता है ज़्यादातर, लेकिन दूसरे मिनरल्स के साथ ऐसा नहीं है, उनका प्राइस वैरी करता है।
ठीक है। जैसे आप मेटालिक मिनरल्स की बात कर लो तो उनका प्राइस वेरी करता है, लेकिन कोल के साथ ऐसा नहीं है। कोल का प्राइस मोर और लेस स्टेबल रहता है, सेम रहता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता। अच्छा, ये जलाने में आसान होता है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है थोड़ा सा अमाउंट जलाने से भी दूसरे सोर्सेज के मुकाबले। अच्छा, एक चीज़ और, क्लाइमेटिक कंडीशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। कोल जलाना है, उसका कोई लेना देना नहीं है क्लाइमेट कैसा है। वहीं अगर आप सोलर एनर्जी बना रहे हो तो आप डिपेंड करते हो ऑन दी सीज़न, और या सूरज कितना अपीयर हो रहा है दिन में, या कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है। या आप अगर विंड एनर्जी की बात करो तो विंड की स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में विंड जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन पे कोल बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोल की माइनिंग कभी भी की जा सकती है, कैसे भी की जा सकती है। तो बस ये है कि हाँ, वो थोड़ी सी हार्मफुल है, डेंजरस है, बिकॉज पॉइजनस गैसेस मौजूद होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे। अच्छा, कोल जो है उसका नेचर काफ़ी वर्सेटाइल होता है। कोल को मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट कोल तार होता है, जिसको फिनॉल बनाने के लिए, क्रियोसोट ऑयल बनाने के लिए और आपका नेफ्थलीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कोल का जो बाय प्रोडक्ट है, जो कचरा है, वो कचरा भी दूसरी जगह रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि कितना यूज़फुल आइटम है। अच्छा, एस्प्रिन, सोप डाइज और फैब्रिक्स कोल के बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे ऑयल पे जो डिपेंडेंस है, कोल की वजह से तेल पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी नीड्स कोल ही पूरी कर देता है, तो ऑयल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये न्यूक्लियर एनर्जी के मुकाबले कोल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। कोल एनर्जी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। अगर आप कोल को जलाते हैं तो उससे हार्मफुल वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक, ऐश, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस इमिट होते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। अच्छा, कोल जलाने से CO2 का इमिशन होता है, जिससे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, उसके अलावा 65% कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड हो जाती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है। मतलब कहने का ये है, देखो CO2 के बढ़ने से नुकसान ये है कि CO2 अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट में मौजूद रहेगी तो सूरज से आने वाली जो धूप है, जो गर्माई है, जो दिन में आती है, वो रात में वापस चली जाती है। पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी ये है कि वो उस धूप को ट्रैप कर लेती है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड 65% बढ़ गई है, जितनी पहले थी उससे 65% बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जो धूप ट्रैप हो रही थी, जो गर्माई ट्रैप हो रही थी, वो भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका बढ़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे अल्टीमेटली बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन जो कोल से होता है, उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में एसिड रेन भी होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आपके ऑक्साइड्स रिलीज करता है ना, कांगिया, हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ऐश, तो ये सारी चीज़ें रिलीज करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ में एसिड रेन भी होती है। ठीक है। अच्छा, कोल माइनिंग से क्या क्या इम्पैक्ट आता है, कोल माइनिंग से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जो कोल है, कोल वो ज़्यादातर इसके जो माइनिंग जहाँ पर होती है उसके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, रिवर्स होती हैं, या कोई भी दूसरा नेचुरल लैंडस्केप हो सकता है। अब कोल के लिए जब खुदाई होती है तो वो जो पूरा नेचुरल फॉरेस्ट एरिया है, जो भी है, वो जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को सपोर्ट कर रहा था, हैबिटेट को सपोर्ट कर रहा था, अब वो बर्बाद हो गया। वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि वो जो अब वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब करेगी आसपास की चीज़ों को, क्योंकि आपने जंगल में तो खुदाई शुरू कर दी है, और माइनिंग जो है उससे वाइब्रेशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस एरिया में माइनिंग हो रही है वहीं पर उसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है, जो कि माउंटेन्स और वैली में से गुजरता हुआ जाता है।
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से जो लैंडस्केप है और वो डिस्ट्रॉय होता है, और दूसरी चीज़ जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ी आप इस्तेमाल करोगे उसके इस्तेमाल से पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। अच्छा, छोटे बच्चों की हेल्थ पर कोल को जलाने से क्या असर पड़ सकता है? सॉरी, मतलब जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है माइनिंग करने से? तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि ये काफ़ी पॉइजनस होता है, तो इसके पॉइजनस होने से जो लोग माइनिंग करते हैं माइंस के अंदर, वहाँ पे केवे मतलब एक्सप्लोजन्स करने पड़ते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग एक्सप्लोजन्स, और खुद से भी हो सकते हैं, मतलब केव बंद हो सकती है, तो ये वाले रिस्क तो हैं ही। इसके अलावा जब हार्मफुल गैसेस लगातार आप सांस लोगे हार्मफुल गैसेस में, तो उससे क्या होगा, हजार्डस हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ब्लैक लंग यानी लंग जो है वो कोयले में लगातार सांस लेने से काला पड़ सकता है, जैम हो सकता है कोल डस्ट की वजह से, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी जो हार्ट है उसका कंजेशन की वजह से वो फेल हो सकता है। कंजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हवा में, जिसको आप लगातार सांस में अंदर बिठाल रहे हो सांस ले लेके। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? जैसे ये जो है ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है कोल। ये एक बार आपने 1 किलो कोयला जला लिया, अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, बस हो गया, है ना। इसमें कुछ रीन्यू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ये आपको कल वापस से मिल जाएगा। वो जो आपने यूज़ कर लिया वो यूज़ हो गया। और जो वाइडली कोल बहुत ज़्यादा अभी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ जो है वो सालों में होती है, तो इस वजह से बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है कोल। और कोल फ्यूल है 20वीं सेंचुरी का, यानी आज के टाइम पे आज से 100 साल पहले कोल ही हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है उसको ज़रूरत है कि वो कुछ सेफ़ ऑल्टरनेटिव ढूंढे, रीन्यूएबल अल्टरनेटिव ढूंढे, है ना। वो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढे जिससे आप मतलब जिसको यूज़ किया जा सके, जो कि कोल जैसी ना हो, रीन्यूएबल हो और सेफ़ हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट पेट्रोलियम, या जिसको हम मिनरल